बशीर बद्र फ़नो शख्सियत। नाजरीन, आज हम यहाँ जमा हुए हैं उस हस्ती पर बात करने के लिए जो सिर्फ़ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं या हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर था। उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आम आदमी उसके अशार को कोट करते थे। वो लोग जिनका शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो भी उनके अशार पढ़ते थे और गाड़ियों के पीछे भी उनके अशार नज़र आते थे। इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ़ उन्हीं लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी थी, वो हर जगह मशहूर थे, हर जगह उनकी शायरी पर बात की जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बशीर बद्र की। पद्मश्री बशीर बद्र साहब का भोपाल से ताल्लुक़ रहा और उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया। शायरी के ज़रिए वो ऐसी जगहों पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता था। तो हमारे साथ आज यहाँ पर 3 शख्सियात मौजूद हैं। जनाब इकबाल मसूद साहब हमारे साथ हैं और बशीर बद्र साहब के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बद्र वास्ती साहब हैं जो भोपाल से हैं, शायर हैं, एक्टर हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। और हमारे साथ अशोक मिजाज बद्र साहब से हैं, सागर से तशरीफ़ लाएँ। हम आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दूम करते हैं। मैं इकबाल मसूद साहब से पूछना चाहूँगा कि गज़ल पर तो बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग गज़ल लिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग गज़ल में गुज़रे हैं, लेकिन बशीर बद्र साहब ने अपनी गज़लों में ऐसा क्या कह दिया जो इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि वो सबसे ऊपर देखे जाने लगे? जनाब मुमताज़ साहब, बशीर बद्र की शायरी की दुनिया मोहब्बत से शुरू होती है, मगर मोहब्बत पर ख़त्म नहीं होती है। इसमें घर है, शहर है, फासले हैं, तन्हाई है, तशद्दुद है, समाजी तज़ाद है और इंसान की टूटती हुई इज़्ज़त नफ्स भी मौजूद है। इसके अंदर फसादात का ज़िक्र आता है तो वहाँ के ऊपर ये भी आता है कि मकानों के ऊपर नाम लिखे हैं लेकिन इंसान नहीं। जी। तो बशीर बद्र की शायरी तमाम समाज को अपने दायरा कार में लेती है और उन इसलिए पसंद आते हैं कि हर शख्स के मिजाज के मुताबिक वहाँ शेर मौजूद है। आसान ऐसी ज़बान के अंदर जिसको सुन सकते हैं और कह सकते हैं। तो ये उनका एक बड़ा वो है, उन्होंने ज़बान के बीच के एक नई ज़बान निकाली। ज़बान को हिंदी और उर्दू के अंदर तकसीम नहीं किया बल्कि एक मोहब्बत का पुल बना दिया दोनों के दरमियान और उसकी वजह से उनकी शायरी भी मोहब्बत की शायरी बनी। जैसे गालिब के साथ हुआ कि गालिब की शायरी जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल अल्फाज हमें देखने को मिलते हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन बशीर बद्र साहब ने ये गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने आसान गज़ल को बहुत आगे बढ़ाया। मैं बद्रवासी साहब से पूछना चाहूँगा कि आप बशीर बद्र साहब से मिले हैं, आपने उनके साथ काम किया है, आप बशीर बद्र साहब से कब और कैसे मिले या उनके बारे में पहली बार क्या सुना, कैसे सुना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्या है कि भोपाल शहर में मेरी पैदाइश हुई और मेरे आसपास अदबी माहौल था। मेरे घर में भी अदब का, शेर शायरी की बात हुआ करती थी। वालिद साहब फ़ारसी के अशार पढ़ते थे। अच्छा। तो वहाँ से मुझे अदब से ज़ौक़ पैदा हुआ। बचपन में हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ जिसे आज भी भोपाल की तारीख़ में याद किया जाता है, लाल परेड का मुशायरा, जिसमें बहुत सारे शुरा आए थे। वहाँ से शायरी को थोड़ा मैं समझा कि शायरी भी कोई चीज़ होती है। खैर, तो उसके बाद हमारे घर के पास सैफिया कॉलेज भी है, तो सैफिया कॉलेज में बड़े आला पैमाने के मुशायरे हुआ करते थे। उसमें बड़े बड़े शुरा तशरीफ़ लाते थे, उसमें डॉक्टर बशीर बद्र भी तशरीफ़ लाया करते थे। वहाँ हमने उनको बहुत दूर बैठ के, दरी पे बैठ के देखा सुना कि हाँ ये क्यों बच्चे थे तो कभी कभी हमको भगा दिया जाता था कि चलो घर जाओ, रात ज़्यादा हो गई। बहरहाल, तो बशीर बद्र साहब से हमारा तारुफ़ ये था, दूर का था। उसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं शायरी की तरफ थोड़ा सा रुझान हुआ, लिखने पढ़ने की तरफ, तो मैं अपने उस्ताद इशरत क़ादरी साहब के पास जाना शुरू किया, उनको कलाम दिखाना शुरू किया। इशरत क़ादरी साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी जो भोपाल में है उसमें बैठा करते थे, उसके लाइब्रेरियन थे। तो बशीर बद्र साहब जब भोपाल आ गए मेरठ के फसादात के बाद और जब यहाँ उन्होंने रिसेटल हो गए, तो वो अक्सर शाम को इशरत क़ादरी साहब के पास जाया करते थे। अच्छा। बैठने, तो मैं भी जाता था।
एक रोज़ शाम को जब मैं पहुंचा तो बशीर बद्र साहब भी बैठे हुए थे, इरशाद कादरी साहब भी बैठे हुए थे। अब मैं थोड़ा सा हिचकिचाया कि इतनी बड़ी शख्सियत बैठी है, मैं जाऊं पास में। तो मैंने दूर से सलाम किया तो उस्ताद ने कहा कि आओ भाई बद्र मियाँ आओ। मैं आया तो फिर उन्होंने सलाम किया, मैंने उनको भी डरते डरते खैर। तो इरशाद कादरी साहब ने कहा कि बशीर भाई ये लड़का भी शायर है। और मैं कहा, क्या नाम है? कि बद्र वास्ती। तो बशीर बाद साहब का पहला जुमला ये था कि भाई एक बद्र तो शायर हो नहीं पाया, दूसरा बद्र शायर हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं सर, शायर तो एक ही बद्र है और वही रहेगा। तो इस तरह से मेरी पे फिर उसके बाद उनका बड़प्पन ये था कि बिल्कुल एक अनजान नया सा लड़का मैं उनके सामने खड़ा हूँ और वो मुझसे कह रहे हैं कि अच्छा आपके कुछ शेर मुझे दे दीजिए, हीरो साइकिल की डायरी निकलती है उसमें मैं आपके शेर भेजूंगा छपने के लिए। हाँ, ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ था उस वक्त और आज भी है। और वाकई वो शेर उन्होंने मुझसे लिए और भेजे, उस डायरी में छपे। बिल्कुल शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में उनका ये मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, करम है। उसके बाद फिर गाहे बगाहे मुलाकातें होती नहीं। फिर वो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हो गए जी। तो मुझे भी कुछ वक्त मौका मिला था उर्दू एकेडमी में उर्दू पढ़ाने का, उर्दू की खिदमत का मौका मिला था। उन दिनों में उर्दू एकेडमी आया जाया करता था, तो वहाँ उनसे अक्सर मुलाकातें होती थी, उनके साथ बैठता था। तो वो अच्छी तरह से मुझे जानने और पहचाने। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हाँ भाई बद्र में आइए, कुछ कहा है आपने नया, सुनाइए, कुछ शेर सुनाइए। तो मैं कहता था सर मैं क्या, बोले नहीं नहीं सुनाइए शेर। तो इस तरह मेरी उनसे मुलाकातें। और एक जगह तो उन्होंने कमाल ये किया कि एक शादी में जब वो मिले तो अपनी ज़ौजा के साथ में थे वो, तो जैसे मैंने सलाम किया तो उन्होंने कहा भाई ये मेरी पसंद का शायर है ये लड़का। अरे वाह, तो, तो वो मेरे आसपास कुछ दोस्त खड़े हुए थे, उन्होंने भी देख के बड़ा वो हुआ। तो इस तरह से मेरी मुलाकात। और उनका इतने बड़े ओहदे पर होना, इतना बड़ा दर्जा उर्दू शायरी में होने के बाद नए लोगों से किस तरह से शफ़क़त से मोहब्बत से पेश आना है, किस तरह बातचीत करना है, किस तरह हौसला अफजाई करना है, ये हमने उनसे सीखा। अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त। और हमारे साथ अशोक मिजाज बद्री साहब हैं, सागर से हैं। आपका भी बशीर बद्री साहब से बड़ा ताल्लुक़ रहा है जी। और आप कहते हैं कि जो आपके नाम के साथ जो बद्र लगा है वो उन्हीं की वजह से लगा है। मैं अशोक साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी मुलाकात बशीर बद्री साहब से कैसे हुई, कब हुई और क्या ताल्लुक़ रहा आपका उनसे? मुझे अच्छी तरह से याद है 14 फरवरी 92, जिसे अपन वैलेंटाइन डे कहते हैं। 14 फरवरी 1992 में हमारे यहाँ एक मुशायरा हुआ। उस समय हमारे पास तकरीबन 4-6 गज़लें होंगी, ऐसे शौकिया गज़लें कहते थे हम। तो वो हमारे यहाँ इत्तेफाक से उस मुशायरे में आए। 14 फरवरी 92 को एक मुशायरे में सागर आए और वो मेरे ही घर ठहरे। तो आते ही बोले कुछ शेर सुनाइए। तो मैंने उन्हें 1-2 शेर सुनाए। तो वो कहने लगे कि अगर आप जैसे लोग शायरी में आएंगे तो शायरी में इनकलाब आएगा, आप बैंक की नौकरी छोड़ो, चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है और शायरी बड़ी उस्तादों की चीज़ है, मुझे तो कुछ नहीं आता इतना ज़्यादा। तो बोले आई एम हेयर टू टीच यू, इंग्लिश में बोले, और मैं रहूँगा तुम्हारा उस्ताद और तुम बिल्कुल आज से सब चीज़ छोड़ो और शायरी में लग जाओ। उसी शाम हमने उनको शॉल श्रीफल पहनाया वहीं मुशायरे में और बाकायदा उस्ताद तय किए गए हमारे। उन्होंने हमें अपना शागिर्द खुद कबूल किया, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और उस दिन के बाद से फिर मुझे वो किताब दे गए, इकाई, इमेज और आमद, तीनों उर्दू में थी। मैंने 45 दिन में उर्दू भी सीख ली। अच्छा यहाँ तक ठीक 45 दिन में उर्दू 45 दिन में उर्दू लिखना पढ़ना सीख लिया। जब मैं पहली बार उनके पास 1 महीने 1.5-2 महीने में गज़लें लेकर पहुँचा तो वो उर्दू में थी। क्या बात है। तो बहुत खुश हुए वो, बोले अरे भाई मैंने जैसा कहा था, मैंने कि जैसा आपने कहा था वो मैंने शुरू कर दिया है। बोले बहुत अच्छा किया। फिर मैंने एक बार मैं अड़ गया उनके पीछे, भाई मेरा नाम उर्दू में रखा जाना चाहिए, मैं उर्दू का शायर हूँ, उर्दू जानता हूँ और अब मेरा नाम उर्दू में रखिए आप। बोले नहीं तेरा नाम अच्छा है अशोक, यही रहने दो। मैंने नहीं। अच्छा उसी दिन इत्तेफाक से मैंने एक गज़ल उन्हें सुनाई थी, मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं, सभी मुझसे आके लिपट गई, मैं किसी से जाके मिला नहीं। तो ये बहुत उनको अच्छा लगा ये मतला। तो उन्होंने यही बोले यार आपका इस मतले में जो मिजाज लफ्ज़ आया यही मैं आपको नाम देता हूँ। और रहा बद्र का तो वो ये इसका लंबा किस्सा है। फिर धीरे धीरे हमारे ऐसे ताल्लुक़ हो गया कि हम उनके बेटे की तरह हो गए, घरों में आना जाना बिल्कुल घुल मिल गए। तो फिर उसके बाद किसी ने कहा भी कि अशोक आपको बहुत चाहता है, तो बोले वो क्या खाक से आएगा,
जितना मैं चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर उसके असल बाद में बशीर बद्र साहब में एक बहुत बड़ी खूबी थी, पूछिए। अवामी आदमी थे और नौजवानों को आगे बढ़ाना। आगे जी बढ़ाते बिल्कुल। थे, अच्छा, बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को आगे लाए हम। शेर फहमी उन्होंने सिखाई, मशायरों में लेकर गए, उनके घरों से उठाया और और ले अपने गए। साथ रखा, एक एक महीने उनको साथ रखा, और बहुत सारे शायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनाए उन्होंने। उनकी इस मेहनत का नतीजा है। हैं। ये और अजीब गरीब बात है कि वो कोई एतराफ़ नहीं करता है कि इसके पीछे कौन कौन शख्स था? बिल्कुल। उनकी मोहब्बत थी, उनकी ताकत यही थी। अशोक ने ये बिल्कुल सही कहा है। सबसे बड़ी बात इनकी खूबसूरती यह है कि इन्होंने एक मजमून भी उर्दू में लिख के दिया हमें। हम एकेडमी के अंदर बशीर बद्र के साथ थे, रिसाला निकालते थे, तो एक मजमून उर्दू में लिख के दिया। मैं हैरान रहा, मैंने कहा किसने लिखा है? कहला मैंने ही लिखा है। अच्छा, जी। तो ये उर्दू से मोहब्बत जो बशीर बद्र में थी, उन्होंने सब जगह फूल की तरह फैलाई, फैलाई। जैसे अच्छा, खुशबू ये फैलती है। कि अगर कोई किसी को आगे बढ़ाता है, किसी के लिए कुछ करता है, तो जो करता है वो अगर नहीं बोल रहा है तो लेकिन उन लोगों को जरूर बोलना चाहिए जिनके लिए किया गया है। बिल्कुल बोलना कहीं चाहिए, बोला तो जाए एहसान भाई फरामोशी हमारे- हुई। हाँ, अब ये ये आपने जिक्र छेड़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपने ऐसी बात कही कि मैंने खुद अपने हाथों से हज़ारों लोगों के लिए, सैकड़ों दर्जनों लोगों के लिए सिफारशी ख़त लिखे और उस दस्तखत वो करते थे, उर्दू में लिखता मैं था सिफारिश। जी। लेकिन अब वो भी आज इस शहर में भी मौजूद हैं, पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये बात आपने सही कहा जी। कि उनसे किसी से भी पूछो कि ऐसा हुआ था क्या, तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, खैर ये तो अपना अपना ज़र्फ है कि नहीं कितना- बताएंगे लोग, अपने अपने ज़र्फ से कुछ लोग पहचाने गए। पहचाने हाँ, गए। वही बात, ये तो बिल्कुल है। वही बात। इकबाल जी। साहब, बशीर बद्र साहब की शायरी की तो काफ़ी किताबें हैं और उनकी कुछ नस्र की किताबें भी हैं। जी हाँ, तो उस पर अगर आप कुछ नज़र डालें कि उनकी देखिए किताबें। बशीर बद्र के उर्दू में 7 शेरी मजमूए हैं। जी, एक बात ये भी मैं आपसे बताऊं कि पाकिस्तान से जो उनका मजमुआ शाये हुआ था उसका नाम था आसमान। ये नाम मैंने तय किया था और ये मजमुआ भी मैंने ही तरतीब दिया था। वाह। मेरे ही नाम से पाकिस्तान से तरतीब हुआ, हिंदुस्तान में उसमें अलबत्ता मेरा नाम नहीं था। इसके अलावा 2 किताबें जो उनकी नसर में हैं, ये बड़ी मारकतुल आरा किताबें हैं। उस वक्त तक जदीद शायरी के बारे में किसी ने खुलकर नहीं कहा था कि क्या होती है। बशीर बद्र ने पहली बार ये समझाया कि नई शायरी क्या है। उनको ये इम्तियाज़ भी हासिल था कि जब वो एमए में दाखिला लेने गए तो कोर्स के अंदर वो खुद शामिल थे। जी जी, सबसे क्या बड़ा बात कर कमाल। रहे हैं? वो खुद उनकी शायरी उस कोर्स का हिस्सा थी जदीद। जी। तो उनके लिए ये तय किया गया कि जब इम्तहान में इस शेर के ऊपर इस शायरी पे पर्चा आएगा तो उनका जवाब नहीं माना नहीं जाएगा, माना जाएगा। अच्छा, इसको छोड़कर वो कुछ करें। तो ये कौन ये किताब इनकी आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल का तनकीदी मुताला वो किताब। इसी को 2 हिस्सों में शाये किया है उन्होंने। आधा क्लासिकल शोरा का है और आधा बिल्कुल जदीद शायरी के बारे में। और एक 20वीं सदी में गज़ल भी उनकी ये उसी के 2 हिस्से कर दिए थे अच्छा, उन्होंने, अच्छा। पीएचडी का है और बड़ा मकबूल हुआ ये। मकबूलियत का बशीर बद्र की ये आलम था कि ये किताबें तो अदबी तौर के ऊपर और उसकी अहमियत है, दूसरी तरफ मकबूलियत का ये आलम था कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने पहली बार ये सोचा कि कुछ शायरों के कलाम जो है हिंदी में शाये किए जाएं। जी जी, उन्होंने हिंदी के अंदर बशीर बद्र का एक शाये किया गया। मुझे जहाँ तक मैंने आखिरी बार जो पढ़ा है तो मालूम हुआ कि उसका 10वां एडिशन जो है शाये हो रहा है। ये और बात उस तो सच है कि बशीर बद्र साहब को जितना उर्दू में चाहते हैं, मेरे ख्याल से उससे उससे कहीं ज़्यादा। हिंदी में चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और हिंदी में उनकी किताबें खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। उसका एक बशीर कारण- तादाद बहुत बशीर बद्र साहब ने खुद कई बार कहा, जो हमें अच्छा नहीं लगता था, वो ये कहते थे कि मैं उर्दू की सकड़ी गली से निकलकर हिंदी की शायरा पर आ गया हूँ। बताइए। और उनके बारे में हिंदी के सबसे बड़े नाक़िद जो हैं उनका कहना ये था कि अगर हिंदी की गज़ल के साहित्य लिखा जाए तो उसमें बशीर बद्र का नाम अगर नहीं होगा हाँ, तो हिंदी गज़ल का साहित्य नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने एक जगह नामवर लिखा, सिंह ने एक नामवर सिंह जी ने ये कहा। एक मिसरा, एक जुमला भी उनका पूरा शेर याद नहीं आ रहा। उन्होंने वो जो है ना वो नामवर सिंह नहीं, जिस वो गज़ल जो है ना कि वो खबरों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूँ, हाँ, असल उसमें एक जमींदार शेर उनका उसमें है, उसका एक मिसरा है, हिंदी गज़ल का पहला गज़लकार मैं ही हूँ। अच्छा। पूरा शेर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मिसरा उन्हीं का है। जी, जी, हिंदी गज़ल का। मैंने आपको वो बात पूरी नहीं बताई कि जब उर्दू में छपा तो उसके एडिटर ने उस पर लिखा कि जब हमने ये किताब शाये करते हैं 500 इसकी पब्लिकेशन की है और 6 साल के अंदर
ये ऐसे बिकी है जैसे मुफ्त हम मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। क्या बात है। वाह वाह। यानी ये इतनी ज़्यादा खरीदी नहीं गई इतनी उर्दू। ज़्यादा खरीदी गई हिंदी में। हिंदी में हाँ हाँ हिंदी। अच्छा, दूसरी जाहिर है कि हिंदी की स्टेट्स ज़्यादा हैं, उर्दू की तो एक ही स्टेट के अंदर नाम लिया जाता है। तो सरकारी तौर के ऊपर भी जो ख़रीदो फरोख्त हुई थी और आवाम बड़े पैमाने पर जो ले रहे हैं, और फिर ज़बान गालिब की ज़बान नहीं है। अभी आपने जी, एक सवाल जी, किया था सबसे- गालिब का। जी बशीर बदर ज़िंदगी भर इस बात का एहतजाज करते रहे कि गालिब जैसा बड़ा शायर जो ज़बान लिखता है आज नहीं है। हालांकि उनका ये सवाल ठीक नहीं था। इसलिए ठीक नहीं था कि गालिब को गुजरे तो 200-100 साल हो गए। अब जो शायरी की जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि ये शायरी 200 साल के बाद ऐसे ही जिंदा रहेगी? इस पे भी सवाल नहीं, है, सवाल ही नहीं सवाल। उठता हाँ उसके सही है। क्योंकि ज़बान बदल जाएगी। जी एक जी। एक बात जी। मुझे याद आती है, मैं अगर आप पता कला में हाँ, समझ बोलिए जी, बोलिए जी। बोलिए। अगर गज़ल को घर घर पहुंचाया और हिंदी वालों को, जैसा आप बता रहे हैं हिंदी बेल्ट में उनका काफ़ी मतलब एंट्रेंस रहा, उसका ही नतीजा है कि गज़ल घर घर पहुंची और हम जैसे लोगों ने सोचा कि हम भी शेर कह सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो लैंग्वेज दी है वो तो हमारी है, यानी जो हम और आप रोज़ यूज़ करते हैं उसमें अगर जी, शेर जी। कहे जा सकते हैं बशीर बद की तरह, तो हम भी शायरी कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले तो ये लगता था कि उर्दू बगैर हम एक जुमला लिख भी नहीं सकते, जी, लेकिन ये हौसला देने वालों में अव्वल नाम जी इसमें बशीर बद साहब, जी। बशीर बद्र साहब का बड़ा नाम अव्वल है। नाम। जी बद्रवासी साहब पद्मश्री उनको मिला या संगीत नाटक अकादमी और साहित्य साहित्य अकादमी अकादमी भी मिला। ये इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले। उनकी गज़लों में ऐसा क्या था जी आपके हिसाब से जी। कि जो इतने बड़े पुरस्कार उनके हाथ में आते गए बहुत आसानी से? देखिए, जहाँ तक मैं समझा हूँ, डॉक्टर बशीर बद्र का सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल पर काम किया। उर्दू अदब की, उर्दू शायरी की किसी दूसरी सिन्फ को शायद उन्होंने छेड़ा भी नहीं। तो गज़ल पर ही काम करते हुए वो इतने आगे बढ़ गए। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने ज़िंदगी की ज़बान को गज़ल बनाया, वाह। और ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के जो अल्फाज जो आते हैं और एक आम आदमी तक जो ज़बान पहुंच सकती है, वो उन्होंने अपनी गज़लों में इस्तेमाल की। जैसे वो कहते हैं कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। वाह। तो इस तरह के जो अल्फाज उन्होंने, जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की। अच्छा, दूसरी ये कि जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ख़ुद ही ये बताया कि मेरी शायरी में आपको मुश्किल तराकीब नहीं मिलेंगी, जो दो अल्फाज को मिला के, जैसे दर्द दिल है जी, जी। और इजाफत। शाम, हाँ, इजाफत के साथ जो लफ्ज़ बनते हैं, मुरक्कब जो अल्फाज हैं, वो नहीं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी शायरी में कहीं नहीं मिलेंगे बद्र मियां आपको। और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ी के अल्फाज भी, जैसे वो ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा तमाम है, तमाम वो ज़ाफ़रानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। क्या अब ये बात। पुलोवर को उन्होंने, यानी अगर आप ये कहें कि साहब उन्होंने अंग्रेज़ी के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, तो आप ये भी तो देखिए कि उनको उन्होंने शेर बना दिया, उसमें शेरियत आ गई, उसमें खूबसूरती आ गई। तो ये तमाम चीज़ें, अच्छा, जिस ज़माने में उन्होंने शायरी की तो ये बशीर बद्र की ही हिम्मत थी, उन्हीं का जज्बा था कि वो उस तमाम पूरी उर्दू शायरी की, उस रवायती शायरी के सामने खड़े हुए, सीना तान कर खड़े हुए, और ऐसे अल्फाज अपनी शायरी में उन्होंने इस्तेमाल किए कि हमको हैरत होती है। मैं आपको कुछ अशार उनके बिल्कुल बिल्कुल सुना भी सकता हूँ। जी। देखिएगा कि वो कहते हैं, बड़ी आग है, बड़ी आँच है क्या बात। तेरे मैं कदे के गुलाब में, वाह। वाह। वाह वाह वाह। बड़ी आग है, बड़ी आँच है तेरे मैं कदे के गुलाब में, कहीं बालियाँ कहीं चूड़ियाँ यहाँ घुल रही हैं शराब में, क्या बात है। कहीं बालियाँ कहीं चूड़ियाँ यहाँ घुल रही हैं शराब में, ये जो आसमान का फूल है, ये जो आसमान का फूल है तेरी रहमतों का रसूल है, क्या बात। वाह। ये जो आसमान का फूल है तेरी रहमतों का रसूल है, कोई एक मिसरा न कह सका कभी इस गज़ल के जवाब में, कोई एक मिसरा न कह सका कभी इस गज़ल के जवाब में। और एक शेर उनका और मैं सुनाता हूँ आपको कि लकड़ियों से तराशी हुई लड़कियाँ, लकड़ियों से लकड़ियों से तराशी हुई लड़कियाँ, टीन के नौजवान मुख्तलिफ रंग में, वाह वाह वाह। लकड़ियों से तराशी हुई लड़कियाँ, टीन के नौजवान मुख्तलिफ रंग में, दोस्त हैं दोस्ती से मगर बेखबर, दुश्मने जाहें लेकिन खफा तक नहीं। क्या बात है। अब ये देखिए, जो हमारे जो जदीद दौर की जो बेहिसी है,
और जो इंसानियत से जो एक इन्हिराफ है और जो एक वाजिबी रिश्ते समाज में जो चल रहे हैं और दिखावे के जो रिश्ते और जो मामले हैं, उस पर कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये कमेंट किया है। लकड़ियों से तराशी हुई लड़कियां, बहुत ज़बरदस्त। टीन के नौजवान बहुत मुख्तलिफ ज़बरदस्त। रंग में, तो इस तरह की जो बात है। और पूरी उर्दू शायरी के सामने अगर कोई सबसे पहला और बहुत बुलंद आवाज़ में खड़ा हुआ शख्स है, कोई शायर है, तो वो डॉक्टर बशीर बद्र। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है। अशोक मिजाज बद्र साहब से मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप को जो उनके अशार पसंद हैं, कुछ बताएं कि उनको आपको उनको ये भाई- अशार क्यों पसंद हैं और कौन से पसंद। इसलिए कि हम तो वाकई मतलब कहते हैं जिसको फ़िदा, हम तो उनसे फ़िदाओं की मतलब फ़िदा हैं, फ़िदा हो गए थे जब उन्होंने पहली बार ऐसा कहा कि आप चलिए मेरे साथ। तो उस दिन मैंने देखा चेहरा, तो पहला शेर मेरे को उनका याद आता है कि पहली बार नज़रों ने चांद बोलते देखा। जी, क्या पहली बात। बार ना। पहली बार नज़रों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, खो गए इस सवालों। वाह, वाह 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 वाह। तो मुझे तो इस किस्म के शेर पसंद है। ये आपको कोई कोट करता नहीं दिखेगा। जी, ये तमाम जितने शेर चल रहे हैं ये सब वही वही, लेकिन मेरा हिसाब कुछ दूसरा है। अब मैं आपको बताता हूँ। वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, हाँ, वो चांद- गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब खूब समझते हैं। समझते होंगे, और इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, हाँ, लोग तुझको मेरा महबूब समझते समझते होंगे। वाह तो वाह। इस किस्म की गज़लें जो आम फहम हुई और लोगों को बहुत चली। अच्छा, अब ये और कुछ ऐसे शेर भी आप देखिए, सिर्फ मोहब्बत, जैसे उन्होंने कहा मोहब्बत नहीं, एक एक्चुअली उनकी शायरी पे मेरा एक शेर मैं आपको कहना चाह रहा था कि गज़लों में तजुर्बात मोहब्बत का जिक्र है। बशीर बद्र की गज़लों में तजुर्बात मोहब्बत का जिक्र है, दिल का मामला है, बहस का विषय नहीं। हाँ, ये आपका शेर। हाँ, ये मेरा शेर है। मैं चाह रहा हूँ कि एक आप मिनट बशीर बद्र का, उन्हीं के सुना रहा था। जी 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 बहस का विषय नहीं, जी, मैं जी। ये कहना चाह रहा था। जी जी। यहाँ सर, आपको बशीर बद्र साहब का सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा शेर है? अब ये कहना तो साहब मतलब एक अगर आपको पसंद इसका हो जवाब तो बताइए। शायद कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ मैंने आपको बता दिया। जैसे पहला शेर मैंने बताया, जी, पहली बार। अब देखिए एक शेर में जिक्र रह जाएगा नहीं, तो वो शेर यहाँ एक बच्चे के खून से जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें। वाह, यहाँ एक बच्चे के खून से जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें, अभी कीर्तन तेरा पाप है, अभी मेरा सजदा हराम। हाँ, वाह क्या वाह। बात। यानी बशीर बद्र का ये एंगल भी है। मोहब्बत के मामले से बहुत तो मामले में वो हो ही जाता है, लेकिन जी, ये जी। शेर आप सुनिएगा। बिछड़ते वक्त कोई बदगुमानी दिल में रह हाय जाती, हाय, क्या बात। बिछड़ते वक्त कोई बदगुमानी दिल में आ जाती, आ जाती या रह हाँ, जाती, रह जाती, उसे भी गम नहीं होता, मुझे भी। गम नहीं होता। वाह। इतनी बारीक चीज़ों को मतलब वो पिक्चराइज करते थे। एक्चुअली वो गज़ल लिखते नहीं थे, वो भावनाओं का पिक्चराइजेशन करते। बहुत अच्छा। ये जिसको- आपने एक जिसको- जो बड़ी बात अच्छी कही है, शमीम साहब ने ये कहा है कि पूरी उर्दू शायरी की गज़ल में ख़ास तौर से हाँ, ऐसी उम्दा अक्कासी अक्कासी, तस्वीर कशी जिसको जो है लोगों ने जी, इसको जी। इमेजिन बशीर बद्र ने की है। हाँ, लोगों ने उसको- इसको इमेजरी का नाम दिया। हाँ, इमेजरी बशीर बद्र बताया कि साहब ये इमेजरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो भावनाओं को शब्दों के माध्यम से पिक्चराइज कर देते थे। बारिश बारिश कच्ची कब्र का घुलना है, क्या बात। जानलेवा एहसास अकेले रहने का, वाह, इसको जो महसूस कर ले उसको समझ में आ जाए कि तन्हाई कहते किसको। सही बात है। बहुत क्या रोंगटे बात, खड़े हो क्या जाते बात। हैं दिल ये को शेर छूने पढ़ के। वाली शायरी भी है। इकबाल मसूद साहब, किसी शायर की शायरी और उसके अशार पढ़ने का अंदाज़, और अगर उसके पास तरन्नुम भी हो, तो उसकी शायरी पर कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पता है फ़र्क, क्योंकि तरन्नुम शायरी को दो आतिशा कर देता है। उर्दू के सबसे बड़े शायर गालिब जो थे वो तरन्नुम से ही पढ़ा करते थे, मीर भी तरन्नुम से पढ़ते थे, जी इकबाल जो दूसरे हमारे ज़माने के शायर हैं वो भी तरन्नुम से पढ़ते थे। तो तरन्नुम की बहरहाल एक अहमियत है, शेर की खूबसूरती बढ़ जाती है तरन्नुम के साथ। जी और फिर जब शायर ख़ुद कहे तो शेर का जो ज़ेरोबम है उसके तहदारी जो है शेर की वो नुमायाँ होती है उससे पढ़ने से। इसके अंदर असली में कई बातें और भी आती हैं साथ साथ। बशीर बद्र की शोहरत तरन्नुम से है, तो उसके बारे में उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में जवाब दिया था कि मेरी वालदा जो थी वो घर के अंदर मीलाद शरीफ पढ़ती थी। अच्छा, जिस धुन में वो मीलाद शरीफ पढ़ती थी उसी धुन के अंदर
मैं गज़ल पढ़ता हूँ। क्या बात, वाह वाह। इसलिए मेरी गज़ल जो है मशहूर है। और वैसे भी देखें कि उस ज़माने में जिगर की आवाज़ बहुत मशहूर थी और सारे बड़े शायर मजरू सुल्तानपुरी हों, शकील बदायूनी हों, सब मजरू के सब जिगर की नकल किया करते थे। उन सब के बीच में जो गा रहे थे, जिनकी आवाज़ में गायकी शामिल हो गई थी, उन सब के बीच के अंदर बशीर बद्र जो हैं अपनी नई धुन लेके आते हैं, सादा और दिलों में खप जाने बिल्कुल वाली। बिल्कुल। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बद्रवासी साहब, जी। जब शायर को बड़े सिंगर्स जैसे जगजीत सिंह हैं या विशाल भारद्वाज हैं या गुलजार साहब जी। भी उनको खुद हैं। पढ़ने लगे हैं या लेने लगे हैं फिल्मों में, जी। तो क्या फिर साहित्य में इससे फ़र्क पड़ता है कि साहित्य वाले उसको अलग नज़र से देखने लगते हैं? देखिए, बशीर बद्र साहब की बात हो रही है, तो बशीर बद्र साहब का सबसे बड़ा काम यह है कि उन्होंने शुरू में तो उन्हें मुशायरे नहीं मिले, बड़े मशहूर रसाइल में उनका कलाम छपता था, लेकिन उसके बाद फिर वो जैसे जैसे मुशायरों में जाना शुरू हुए तो मुशायरों का जो माहौल आम तौर पर आज से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं होगा उस वक्त, 50, 60, 70 साल पहले की अगर बात करें, क्योंकि वही आम फहम सी शायरी और वही तरन्नुम और वही तमाम चीज़ें जो कि जज्बात को भड़का दें या छेड़ दें। लेकिन बशीर बद्र साहब का सबसे बड़ा काम यह है कि उन्होंने मुशायरे की सतह पर जाकर समझौता नहीं किया, बल्कि मुशायरे को अपनी सतह पर लेकर आए। सबसे बड़ी चीज़ तो एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब एक शायर या एक फ़नकार अपनी फील्ड में एक एस्टेब्लिश हो जाता है, उसका कोई मकाम बन जाता है, तो फिर उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे फिल्म में लिया जा रहा है या नहीं, या कोई मशहूर शायर या फ़नकार उसको गा रहा है या नहीं। ये बड़े किसी मशहूर फ़नकार के लिए बड़ी बात हो सकती है, ये किसी फिल्म के लिए बड़ी बात हो सकती है, जैसा कि आज भी कभी कभी होता है कि कभी शाहरुख खान का फ़ोन जाता है, कभी किसी फ़नकार का, तो ये मामला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब हम इस प्रोग्राम के ख़ात्मे पर आ चुके हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इकबाल मसूद साहब के, अशोक मिजाज बद्री साहब के, बद्रवासी साहब के, कि उन्होंने आज हमें बशीर बद्री साहब के बारे में कुछ ऐसी बातों पर हमको बताएं, ऐसी बातें बताई, ऐसी बातचीत हुई जो बहुत नई थी, बहुत लोगों को नहीं मालूम। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है आगे के प्रोग्रामों भी आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।